हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से संबंधित मैं एक अध्ययन श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो इस श्रृंखला की पहली कड़ी है। इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य की जानकारी से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह अध्ययन सामग्री अत्यंत उपयोगी है। इसका अध्ययन करके आप इससे संबंधित जो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी से संबंधित जो स्रोत हैं उन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा अभिलेखीय स्रोत। तो सर्वप्रथम हम लोग साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करें। दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो कौटिल्य थे इनका मूल नाम जो था, साहित्यों में इनका मूल नाम जो है सो विष्णुगुप्त बताया गया है। इनका नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम चनक था। इसी के कारण इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और इनका जो गोत्र था वह कुटल गोत्र था, इसलिए इन्हें कौटिल्य या कौटल्य भी कहा गया है साहित्यों में। तो ये तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये जो कौटिल्य थे वो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु और मंत्री अथवा पुरोहित भी थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्रम की जो रचना की थी वह संस्कृत भाषा में है। तो अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्रम की जो रचनाकार हैं वो कौटिल्य हैं और यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस ग्रंथ से मौर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय हैं और इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र वस्तुतः जो है सो यह नीति विषयक ग्रंथ है। इसमें मौर्य साम्राज्य के किसी भी शासक का उल्लेख नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कूटनीति की बातें जो है सो इस ग्रंथ में मिलती हैं। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो संबंध है वह परवर्ती ग्रंथों में इनके संबंधों को दूसरे लेखकों ने जो है सो अपनी रचनाओं में इसे बताया है, लेकिन अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य जो थे वे तक्षशिला के थे। इनका जन्म जो है सो तक्षशिला में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। इनकी मृत्यु मगध में हुई थी। तो ये कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से इनका जो है सो अवलोकन कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब अन्य संस्कृत साहित्यों के संबंध में चर्चा करें तो इनमें पुराणों का जो है सो महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी संख्या जो है सो वैसे मुख्य रूप से 18 पुराण बताए गए हैं और विशेष रूप से जो विष्णु पुराण है उसमें जो है सो मौर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य साम्राज्य के संबंध में या मौर्य शासकों के संबंध में विष्णु पुराण से कुछ जानकारियाँ मिलती है, खास करके मौर्यों के आरंभिक जीवन से। इसके अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, चंद्रगुप्त जो था वह अंतिम जो नंद राजा था धनानंद,
उनके मूरा नामक स्त्री थी जो शुद्रा रानी थी, उसी से उत्पन्न पुत्र था। अर्थात चंद्रगुप्त का संबंध नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद से के साथ था। धनानंद का पुत्र जो है सो विष्णु पुराण में बताया गया है, और धनानंद की जो शुद्रा रानी मूरा थी उसी से चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। विशाखादत्त, जैसा कि जो है सो आपको पता है कि विशाखादत्त ने जो है सो मुद्रा राक्षस नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इसमें भी विष्णु पुराण के ही इस तथ्य को जो है सो रेखांकित किया गया है। इस ग्रंथ से भी चंद्रगुप्त की राजनीतिक और सामाजिक दशा पर काफी प्रकाश पड़ता है। इसके अनुसार चाणक्य नंद राजा के अमात्य राक्षस से चाणक्य काफी प्रभावित हैं इस नाटक के अनुसार, और वे चाहते हैं कि राक्षस को चंद्रगुप्त का अमात्य बना दिया जाए। तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में भी विष्णु पुराण के इसी तथ्य को जो है सो रेखांकित किया गया है। तो विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इससे जो है सो मौर्यों के आरंभिक जीवन का, सामाजिक दशा का और राजनीतिक जो स्थिति थी उस समय, उस पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, अच्छी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ें। अब सोमदेव की एक रचना है कथा सरित सागर। इसमें जो है सो इसमें भी यही बात बताई गई है कि चंद्रगुप्त जो था वो धनानंद का राजा था, पुत्र था। लेकिन इसमें इस कथा को कुछ अलग रूप से बताया गया है, और इस कथा को परकाया प्रवेश का एक कथानक इस ग्रंथ में मिलता है कथा सरित सागर में। इसके अनुसार एक इंद्रदत्त नामक एक व्यक्ति था, 3 दोस्त थे, तीनों एक बार घूमते हुए मगध पहुँचे। उस समय जो है सो धनानंद की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसमें इंद्रदत्त जो था वह किसी भी दूसरे काया में प्रवेश करने में वह सक्षम था। तो वह अपने दोस्तों से विचार विमर्श के बाद मृत धनानंद के शरीर में प्रवेश कर गया, और इस प्रकार धनानंद जीवित हो गया। शरीर धनानंद का था और आत्मा जो है सो इंद्रदत्त की थी। और इसका जो, लेकिन जब धनानंद जीवित हो उठा तो धनानंद का एक मंत्री था या अमात्य था, वो सकटार था, वह काफ़ी चतुर था। तो उसे इस बात की आशंका हुई कि मर करके जो है सो यह जिंदा कैसे हो सकता है। तो सकटार को मृत धनानंद के जीवित होने पर संदेह हो गया, तथा कालांतर में उसने चाणक्य से मिलकर के धनानंद, जिसके शरीर में इंद्रदत्त की आत्मा थी, को मरवा दिया, और धनानंद के पुत्र अर्थात जो मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र था चंद्रगुप्त, उसको जो है सो उसने राजा बनवा दिया। तो यह कथानक जो है सो परकाया प्रवेश का जो कथानक है, वह सोमदेव की रचना कथा सरित सागर में लिखी हुई है, उससे प्राप्त होता है। तो यह भी जो है सो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत कालिदास का मालविकाग्निमित्र है। दोस्तों, कालिदास जो थे वो गुप्तकालीन जो है वो कवि नाटककार थे, और इन्होंने शुंग शासक अग्निमित्र और मालव राजकुमारी मालविका के प्रेम और विवाह संबंधों को केंद्र में रख करके एक ग्रंथ की रचना की थी, जो मालविकाग्निमित्र कहलाती है। इस मालविकाग्निमित्र में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या और शुंग राजा पुष्यमित्र द्वारा सत्ता का अधिग्रहण करने से संबंधित इसमें विवरण उपलब्ध है। तो इस तथ्य को आप जान लें। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है, और इसमें जो है सो पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र और मालव राजकुमारी मालविका के प्रेम और विवाह को केंद्र में रख करके इस ग्रंथ की रचना कालिदास द्वारा की गई है, और यह मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
अगला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह कल्हन की राजतरंगिणी है। जैसा कि आपको पता है कि राजतरंगिणी जो है वह उसमें जो है सो कश्मीर का इतिहास लिखा है कल्हन ने। इसमें प्राचीन काल से लेकर के 12वीं सदी तक के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है कल्हन की राजतरंगिणी में। इसमें कश्मीर में अशोक के शासन का विवरण है और अशोक के उत्तराधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार कल्हन की राजतरंगिणी भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक अन्य प्रमुख स्रोत जो है वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरितम, यह भी जो है सो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। हर्षचरितम में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के विरुद्ध पुष्यमित्र के षड्यंत्रों का विवरण मिलता है कि किस प्रकार पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसको मार करके सत्ता हस्तगत कर ली थी। अगला जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है वह पतंजलि का महाभाष्य है। जैसा कि आपको पता है कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, इस पर जो है सो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तो पतंजलि के महाभाष्य इस ग्रंथ में सालिशुक नामक मौर्य राजा के काल में भारतवर्ष में यवनों के आक्रमण का विवरण उपलब्ध है कि इस समय भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। और साथ ही साथ ये जो पतंजलि का महाभाष्य है, इससे एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि मौर्य काल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था और इस आर्थिक संकट को समाप्त करने के लिए, इससे निपटने के लिए शासक वर्ग ने देव प्रतिमाओं को बेचकर धन एकत्र किया था। इस प्रकार ये जो विवरण है यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो स्रोत है उस पर हम लोग चर्चा करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने एक वर्तिका की रचना की थी। इसमें जो है कात्यायन की वर्तिका में अशोक के द्वारा शस्त्र विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति जो अशोक ने अपनाई थी उसकी आलोचना की गई है कात्यायन की वर्तिका में। और जो देवानाम प्रिय उपाधि अशोक ने धारण की थी और इसके बाद इसके उत्तराधिकारियों ने, तो इस देवानाम प्रिय उपाधि को का अर्थ जो है सो कात्यायन ने अपने वर्तिका में मूर्ख बताया है, अर्थात यह मूर्खों की उपाधि है। इसके पीछे कारण यह था कि मौर्य काल के परिवर्ती चरण में पश्चिमोत्तर भारत से यवन और विदेशी आक्रमणों का सिलसिला शुरू हो गया था और ऐसे समय में शस्त्र विजय की नीति के स्थान पर जो धम्म विजय की नीति शासकों के द्वारा अपनाई जा रही थी, यह नीति जो है सो प्रासंगिक नहीं रह गई थी। इससे जनता में आक्रोश व्याप्त था। तो इसीलिए कात्यायन की वर्तिका में यह आक्रोश झलकता है। अब हम कुछ बौद्ध साहित्यों पर चर्चा करेंगे जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो सबसे पहले सिंहलीय अनुश्रुतियों की हम चर्चा करें जो श्रीलंका से संबंधित है बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। अशोक के काल में इसके पुत्र जो था महेंद्र और इसकी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों ने जो है सो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। धीरे धीरे श्रीलंका बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। श्रीलंका का एक नगर था अनिरुद्धपुर। इसमें दो बौद्ध विहार, महाविहार और उत्तर विहार, ये दो बौद्ध विहार स्थापित हुए थे अनिरुद्धपुर में। और इसी महाविहार के जो बौद्ध संतों ने जो है वो अट्ठकथा महावासों की रचना की थी, जिसमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित अनेक अनुश्रुतियों का संकलन किया गया था। अट्ठकथा
महावासों में। लेकिन अट्ठकथा महावासो जो वर्तमान में जो है सो यह ग्रंथ जो है सो अनुपलब्ध है, लेकिन इसी पर आधारित जो उपलब्ध ग्रंथ हैं वो दीपवंश और महावंश हैं। तो ये सिंहली अनुश्रुतियां हैं और ये पाली भाषा में है। आगे बढ़ते हैं। महावंश के अनुसार अशोक का समकालीन राजा जो था श्रीलंका का, वह देवानाम प्रिय तिष्य था। महावंश में कहा गया है कि मौर्य क्षत्रियों के वंश में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो यहाँ महावंश का जो विवरण है वो विष्णु पुराण के इस तथ्य से भिन्न है कि चंद्रगुप्त जो था वह धनानंद के जो सुद्रा रानी थी मुरा, उससे उत्पन्न पुत्र था। धनानंद से संबंध था चंद्रगुप्त का। लेकिन इस तथ्य को से अलग महावंश में कहा गया है कि चंद्रगुप्त जो था वह मौर्य क्षत्रियों के वंश में जो है सो उत्पन्न हुआ था। मौर्य क्षत्रिय जो थे वो पिपली वन के मौर्य थे, जो नेपाल की तराई में या उत्तरी बिहार के क्षेत्र में यह स्थित था, यह गणराज्य। इसमें जो है सो राजकीलकम खेल का वर्णन है। इसी खेल के दौरान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा था और उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और उसकी माँ से चंद्रगुप्त को जो है सो चाणक्य ले गया और बाद में उसको प्रशिक्षित करके धनानंद के विरुद्ध जो है सो उसने कई लड़ाई लड़ी और धनानंद को मार करके मगध पर अधिकार किया और चंद्रगुप्त को जो है सो शासक बनाया था। तो चंद्रगुप्त जो उस समय खेल खेल रहा था वह राजकीलकम था, अर्थात चंद्रगुप्त राजा बना था और वह न्याय कर रहा था। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। मौर्य क्षत्रिय जो थे वो पिपली वन के थे और मौर्य जो थे वस्तुतः शाक के गण की ही एक शाखा थे मौर्य, और ये मोर पालक थे। तो इस तथ्य की जानकारी हमें महावंश से प्राप्त होती है। अट्ठकथा, तो त्रिपिटक जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथों का संकलन जो है सो 3 पिटकों में किया गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटकों में संकलित ग्रंथों के भाष्य के रूप में अट्ठकथाओं की रचना की गई है। अट्ठकथा जो है वह त्रिपिटक में जो ग्रंथ संकलित हैं उन्हीं के भाष्य के रूप में अट्ठकथा की रचना की गई है। इसमें जो है सो बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई जो समंतपसादिका अट्ठकथा है, जो विनय पिटक से संबंधित है। इसमें जो है सो 3 बौद्ध संगतियों की विशद विवेचना के साथ साथ चंद्रगुप्त और चाणक्य से संबंधित विवरण भी प्राप्त होते हैं। तो ये अट्ठकथा या समंतपसादिका ये जो है इनसे जो है सो मौर्यों के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ें। और ये समंतपसादिका बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का जो एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है वह है मिलिंद पन्हो अथवा मिलिंद प्रश्न। यह भी जो है सो इससे भी मौर्यकालीन इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। मिलिंद प्रश्न जो है वस्तुतः यवन शासक मिनांडर और उसके गुरु भदंत नागसेन, इन दोनों के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए थे उनका संकलन है, और यह संकलन नागसेन ने किया है मिलिंद प्रश्न में या मिलिंद पन्हों में। मिनांडर जो था वह साकल का जो है सो यवन शासक था। साकल जो वर्तमान सियालकोट है वहाँ का यह यवन शासक था मिनांडर, और मिनांडर को बौद्ध धर्म में नागसेन ने दीक्षित किया था। मिनांडर ने नागसेन से प्रवज्ञा ग्रहण की थी, और यह जो संकलन है यह पाली भाषा में है। यह ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न पाली भाषा में है। इससे मौर्य काल के पतन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है मिलिंद पन्हो। आगे बढ़ें। अब एक ग्रंथ आता है मंजूश्री मूलकल्प। दोस्तों,
प्रस्तुत संदर्भ में एक तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वैसे आपको पता भी होगा कि जो पुराणों में कथाएं दी गई हैं, तो वे पुराणों की जो कथाएं हैं वो भविष्यवाणियों के रूप में हैं। अर्थात उसमें जो भी कथा मिलती है वह भविष्यवाणी के रूप में है कि जैसे भविष्य में एक राजा होगा, उसके इतने पुत्र होंगे, वह एक साम्राज्य का निर्माण करेगा। तो भविष्यवाणी के रूप में पुराणों का संकलन किया गया है। तो मंजूश्री मूलकल्प जो है यह पुराणों की शैली में ही लिखा गया ग्रंथ है। मंजूश्री मूलकल्प, इसमें बुद्ध के मुख से भविष्यवाणी के रूप में इस ग्रंथ की रचना की गई है और यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प। इसमें बुद्ध के जन्म से 8वीं सदी तक का क्रमबद्ध इतिहास संकलित है। इसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक से संबंधित अनेकों तथ्य उपलब्ध हैं। 11वीं सदी में कलश नामक भारतीय बौद्ध ने इस ग्रंथ का मंजूश्री मूलकल्प का तिब्बती अनुवाद किया था, मैंने तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद किया था। तो इस प्रकार मंजूश्री मूलकल्प जो है वर्तमान में संस्कृत और तिब्बती दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का यह एक प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार अवदान ग्रंथ जो है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित, विशेष करके दिव्यावदान, इसमें अशोक को क्षत्रिय बताया गया है। इस प्रकार मौर्य शासकों के वर्ण के संबंध में दिव्यावदान से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्यों की अगर चर्चा करें तो इनमें हरिसेन के द्वारा लिखित बृहत कथा कोश और इस बृहत कथा कोश का जो भद्रबाहु कथानकम है, इसमें मगध में 12 वर्षों के अकाल का विवरण है। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन मुनियों का जो है सो एक दल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल था, ये लोग दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में चले गए थे। वहाँ जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो मुनि व्रत ग्रहण किया था और अपने शरीर का परित्याग किया था। तो इसमें चंद्रगुप्त और संप्रति से संबंधित अनेकों तथ्य जो है प्राप्त होते हैं। यह दिगंबर मत से संबंधित ग्रंथ है, हरिसेन का बृहत कथा कोश। दूसरा भद्रबाहु चरित, यह श्वेतांबर संप्रदाय का जो ये ग्रंथ है भद्रबाहु चरित, इसके जो लेखक हैं वो रत्ननंदी हैं। रत्ननंदी भद्रबाहु चरित्र के लेखक हैं। इसमें मगध के दुर्भिक्ष और चंद्रगुप्त के दक्षिणी प्रयाण का विवरण भी इसमें मिलता है भद्रबाहु चरित्र में। तो मगध का अकाल, 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ा था। उस समय जैन मुनि जो थे वे जो है सो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए थे और जो मगध में रह गए उसका नेतृत्व करता स्थूलभद्र था। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला जो दल था वो जो है सो बाद में श्वेतांबर, जैन धर्म के श्वेतांबर मत में विभक्त हो गया और जो दक्षिण भारत में चले गए थे जो जैन मुनि या जैन अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में, वे दिगंबर मत के अनुयायी बने थे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये भी जो है सो मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। हरिसेन का बृहत कथा कोश और रत्ननंदी का भद्रबाहु चरित। आगे बढ़ें। अब विदेशी वृत्तांतों की बात करें तो विदेशी वृत्तांतों में 2 मुख्य स्रोत शामिल हैं। पहला ग्रीक और लैटिन साहित्य जो हैं वो हैं और दूसरा तिब्बती और चीनी साहित्य हैं। तो ग्रीक एवं लैटिन साहित्यों में इसके अंतर्गत मेगास्थनीज की जो इंडिका है, अर्थशास्त्र के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में।
इससे मौर्यकालीन इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। जो मेगास्थनीज था वो सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस का राजदूत था, जो ईस्वी पूर्व 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के जो ग्रीक लेखक हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में इंडिका के तथ्यों को रेखांकित किया है। जो इंडिका में तथ्य लिखे गए थे उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जिससे इस ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह भी मौर्य साम्राज्य के जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह जान लें कि ईस्वी पूर्व के वर्षों में, माने ईसा पूर्व से पहले के वर्षों में, अरिस्टोक्सेनस ईस्वी पूर्व 303 में करियान्डा का स्काईलैक्स, यह प्रथम ग्रीक लेखक था जिसने भारत भ्रमण किया था तथा भारत के संबंध में एक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस ईस्वी पूर्व 484 में इसने भी जो है सो हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी, और हेरोडोटस को जो है सो इतिहास का पिता कहा जाता है। कटेसियस, फोटियस, मेगास्थनीज, ये जो ग्रीक लेखक हैं इन्होंने भारत के संबंध में कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे अरिस्टोक्सेनस, स्काईलैक्स, हेरोडोटस, कटेसियस, फोटियस, मेगास्थनीज। ये जो ग्रीक लेखक हैं ईस्वी पूर्व से पूर्व पहले के वर्षों में इन्होंने भारत के संबंध में कई पुस्तकें लिखी, लेकिन इनकी पुस्तकें जो है सो मूल रूप में विद्यमान नहीं हैं, और बाद के ग्रीक लेखकों ने अपनी रचनाओं में इनके तथ्यों को स्थान दिया है, जिससे तत्कालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में जिन ग्रीक लेखकों की रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें 8 मुख्य हैं, इन्हें आप देख लें। पहला डायोडोरस सिल्यूकस, ईस्वी पूर्व प्रथम सदी के इस लेखक ने बिब्लियोथिका हिस्टोरिका नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 40 पुस्तकें शामिल हैं और इससे सिकंदर के विजय यात्रा का विशद विवरण प्राप्त होता है इस ग्रंथ से, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका से, और यह जो रचना है डायोडोरस सिल्यूकस की है। दूसरा जो यूनानी लेखक है जिसके विवरण उपलब्ध हैं आज भी, वो प्लूटार्क है। इसकी रचना में सिकंदर के विजयों के साथ साथ भारत के गणराज्यों और राज्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है प्लूटार्क की रचना में। एस्ट्रेबो की बात करें, एस्ट्रेबो तीसरा जो है सो यूनानी इतिहासकार है। इसने भूगोल विषय पर एस्ट्रेबो ने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी है। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो एस्ट्रेबो ने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी है। इसमें पश्चिमोत्तर भारत, ईरान आदि के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो यूनानी लेखक है प्लिनी, यह रोमन विद्वान था। इसने प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की थी प्लिनी ने। इसमें भारत के भूगोल एवं यहाँ निवास करने वाली विभिन्न जातियों के संबंध में महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। तो प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। पांचवा जो यूनानी इतिहासकार है टॉलमी, यह मिस्र का निवासी था तथा इसने भूगोल विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक ज्योग्राफी सेनेटेक्सस लिखी थी। तो ज्योग्राफी सेनेटेक्सस टॉलमी की रचना है और यह भूगोल विषय से संबंधित है। इसमें जो है सो स्थानों एवं नगरों की स्थिति को अक्षांश एवं देशांतरों के माध्यम से स्पष्ट किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कर्टियस, इसकी भी रचनाएं उपलब्ध है। इसने सिकंदर का इतिहास लिखा था। एरियन, इसने भी इंडिका नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। मेगास्थनीज के साथ साथ एरियन ने भी जो रचना अपनी लिखी थी पुस्तक, उसका नाम इंडिका था।
जस्टिन, यह रोमन इतिहासकार थे जिन्होंने सिकंदर की विजय यात्रा का वृतांत दिया है, और इन्होंने बताया है जस्टिन की रचनाओं में यह पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व ही चंद्रगुप्त और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अपने अगले वीडियो में विभिन्न तथ्यों जो हम लोग चर्चा करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, उसमें जो स्रोत हैं उन स्रोतों पर भी चर्चा की जाएगी। इसे आप समझ लें। अन्य ग्रीक और लैटिन साहित्यों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अन्य ग्रंथ है, लेकिन इसका लेखक का नाम जो है सो पता नहीं चलता है कि यह इसमें जो है सो भारत के तटवर्ती बंदरगाहों और समुद्री व्यापार के विषय में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अब हम तिब्बती और चीनी साहित्य की बात करें तो तिब्बत तथा चीन के कई शहरों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इस क्रम में कई बौद्ध भिक्षु और यात्री भारतवर्ष में आए थे। इनकी रचनाओं में मौर्य काल के इतिहास से संबंधित भी अनेकों तथ्य प्राप्त होते हैं। यात्रा वृतांतों की बात करें तो फाहियान की फोकवाकी या फुकुवाकी कहीं लिखा हुआ होता है, तो फाहियान की रचना जो है सो जो यात्रा वृतांत है, फोकवाकी, वेंत्सांग की, सियू की और सुंगयुन, यह भी एक चीनी यात्री था, तो इसके भी यात्रा वृतांत से मौर्य काल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभिलेखीय साक्ष्यों पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य हैं। प्रथम, मौर्य शासकों, विशेषकर अशोक और अन्य मौर्य शासकों के जो अभिलेख हैं, गुहा लेख हैं अर्थात गुफाओं पर उत्कीर्ण लेख हैं उनको, और अन्य शासकों के अभिलेखों जिनमें मौर्य शासकों से संबंधित तथ्य प्राप्त होते हैं उनको शामिल किया जा सकता है। तो मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं इनकी चर्चा मैंने अपने एक वीडियो में जो अशोक के अभिलेख तथा अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसके साम्राज्य का सीमा निर्धारण, इस वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो मौर्यकालीन अभिलेखों से के संबंध में आप उस वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। अब हम लोग अन्य अभिलेखों पर चर्चा करें तो इनमें दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिससे मौर्य काल के या प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। इनमें पहला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वह हाथी गुम्फा अभिलेख है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी नामक पहाड़ी है और उसी की एक गुफा में एक लेख उत्कीर्ण है जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। यह एक शिलालेख है और यह कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। कलिंग नरेश जो थे उड़ीसा का जो एक शासक था खारवेल, उसका यह जो है सो शिलालेख है, हाथी गुफा शिलालेख या अभिलेख। यह लेख जो है सो प्राकृत भाषा में है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में, और मौर्य साम्राज्य के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में इस अभिलेख से, शिलालेख से काफ़ी सूचना प्राप्त होती है। मौर्य युग के पतन के काल में चेदी क्षत्रिय महामेघवाहन जो थे वे चेदी क्षत्रिय थे। इन्होंने कलिंग में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और खारवेल जो था इसी महामेघवाहन के तीसरी पीढ़ी का शासक था और इसी ने हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी की पहाड़ी की एक गुफा में उत्कीर्ण कराया था। तो इस अभिलेख से मौर्य साम्राज्य के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन जो था पश्चिमी भारत का एक शक क्षत्रप था जिसने सौराष्ट्र के जूनागढ़ में
एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसके संबंध में कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा का यह प्रथम शिलालेख है, इसे आप जान लें। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख या अभिलेख कौन है, तो वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख से उसके शासन काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और इसी अभिलेख में एक सुदर्शन झील का विवरण है। जो सुदर्शन झील जो था वह स्वर्ण सुक्ता या स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित करवाया गया था। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण था सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र का जो प्रांतीय गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने जो है सो इस झील का, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था और इसने स्वर्ण रेखा या स्वर्ण सुक्ता नदी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस तथ्य की जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अशोक के शासनकाल में इस झील का पुनरुद्धार उसके प्रांतीय शासक तुपास्य के द्वारा करवाया गया था। अर्थात इसी सुदर्शन झील का अशोक के काल में उसका जो प्रांतीय शासक था तुपास्य, उसने जो है पुनर्निर्माण करवाया और इसने उसमें से एक नहर का निर्माण भी करवाया था तुपास्य ने, उसी सुदर्शन झील से। रुद्रदामन के समय में यह झील जो है सो फिर टूट गया था, तो उसमें जो है सो झील का बांध टूट जाने से उसका प्रांतीय शासक अर्थात रुद्रदामन का जो प्रांतीय शासक था सुविशाख, इसने इसका जीर्णोद्धार किया था। तो आप जान लें कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। अशोक के शासनकाल में इस झील का पुनर्निर्माण उसके प्रांतीय शासक तुपास्य ने करवाया था और रुद्रदामन के समय में जो शक क्षत्रप था सौराष्ट्र का, गुजरात का, तो उसका प्रांतीय शासक सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार किया था। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक था, इसके समय में फिर से यह झील का बांध जो है सो टूट गया था। तो स्कंदगुप्त का जो प्रांतीय शासक पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, उसने जो है सो इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था गुप्त काल में। तो ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं अभिलेखीय स्रोत हैं जिससे मौर्य काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्य जब मौर्य साम्राज्य से संबंधित अपने अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली प्रस्तुति मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास इस विषय पर जो है सो केंद्रित है। दोस्तों, अगर यह मेरी प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।